हेलो एवरीवन। आई होप ठीक हो और नोट्स बना रहे हो और चीज़ें याद कर रहे हो। धीरे धीरे करके अपन थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स और बिगर टॉपिक्स निपटा रहे। ट्राई टू पे अटेंशन, ट्राई टू लर्न द थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वेरी प्रैक्टिकल थिंग आई एम गोइंग टू प्रेजेंट राइट नाउ। इसके पहले वी सॉ समथिंग नोन एज XBRL, जिसका अपन ने लास्ट पार्ट में फीचर्स देखे थे। अगर आपको 4 फीचर्स याद है, CTMS, ओके, इफ यू रिमेंबर। C से क्या आएगा? यस, अगर याद है तो सॉरी, क्लियर डेफिनेशंस। T से टेस्टेबल बिजनेस रूल्स। M से मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। एंड S से, अगर आपको याद है कुछ, अपन ने वो MCA का पेज भी देखा था, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट इज समथिंग विच वर द फीचर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। आई होप आप चीजें पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, अच्छे से ध्यान दे रहे हो और कंप्लीट कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने आप में भी, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्या बोलते हैं यू नो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप में 6 मार्क्स की क्षमता रखते हैं। अगला जो टॉपिक है, ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सोना नहीं और मेरे पास ही देखते रहना। ओके, प्योर कॉन्सेंट्रेशन, ट्राई टू सिट डायरेक्ट एंड ट्राई टू लर्न। टॉपिक का नाम है, अपने आप में सवाल बन सकता है आपके एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हेडिंग है रेगुलेटरी। क्या बोलेंगे? रेगुलेटरी। क्या बोलेंगे? रेगुलेटरी कंप्लायंस। क्या नाम है? रेगुलेटरी कंप्लायंस। व्हाट इज रेगुलेटरी कंप्लायंस? ये सवाल। ओके, इसमें भी अब ये सवाल है, इसका जवाब होगा। इसका जवाब होगा तो जवाब में कुछ पॉइंट्स होंगे और फिर एक टैबुलर स्ट्रक्चर होगा, जैसे वो फ्रंट एंड बैक एंड का था ना, उस प्रकार से। डोमेन की लैंग्वेज USP, अगर आपको याद है कुछ उस तरीके से, ये भी ऐसा कुछ टेबल बनेगा। वो टेबल में कुछ रीजन या बेसिस होंगे और एक पर्टिकुलर्स होंगे, एंड देन वी वुड बी हैविंग द नेम ऑफ सम एप्लीकेशंस, अगर ध्यान दे रहे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये शब्द तो आपने सुने ही होंगे, रेगुलेटरी कंप्लायंस। सर रेगुलेटरी कंप्लायंस, हाँ शायद थोड़ा बहुत सुना है सर, वो थोड़ा सा लॉ या कानून ऐसा। ओके, डेफिनेटली अगर आपने सुना है तो शायद ये सही सुन रखा होगा कि ये लॉ रिलेटेड है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो कानून ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो करने चाहिए ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन लीगली सही रहे, उसके लिए रेगुलेटरी कंप्लायंस आपके ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है। फिर वो अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स बनाकर, इनकम टैक्स, GST, ये रिटर्न्स बनाकर, ये फाइल कर कर अपने आप को प्रूव करती है कि यस, आई एम अ रेगुलेटरी, जो लॉज बने हैं उस हिसाब से मैं कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यानी फॉलोइंग द लॉज, रेगुलेशंस, स्पेसिफिकेशंस विच इज लेड बाय द रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटर्स, जो अपन ने देखा इन केस ऑफ XBRL, जो इन लोगों ने बनाया है। ओके, उन लोगों के हिसाब से अगर अपन चीजें फॉलो करें तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी कंप्लायंस वाइज सही है। और अगर नहीं करे, वायलेट करे, वायलेशंस में फिर आपको किसी न किसी प्रकार से नुकसान हो सकता है, पेनल्टीज हो सकती है, इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है, या फिर किसी न किसी प्रकार से आपको जेल तक की, प्रोसिक्यूशन तक की सजा हो सकती है इफ यू डू नॉट फॉलो इट, अगर आप समझ रहे हो। ये टॉपिक क्यों है, ये कुल मिलाकर जाएगा किस तरफ, देखते हैं इसको टेक्निकल एस्पेक्ट में कैसे मोड़ा है। अच्छा बनाता है सिलेबस, एकदम दिमाग लगाता है, ध्यान देना आप, मजा आता है अगर चीजें समझ में आई तो। प्रैक्टिकली टच करूंगा आपको, जो आप रिटर्न की तरफ जाएंगे, अपन थोड़ा सा विजुअल देखेंगे कि रिटर्न एक्चुअली होता क्या है, दिखता कैसे, भरता कैसे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आएगा। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन टच करेंगे अपन। ओके, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ध्यान देना। रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है? फॉलोइंग द, या अधेरेंस ऑफ, क्या बोलेंगे? अधेरेंस ऑफ लॉज, रेगुलेशंस, स्पेसिफिकेशंस। ओके, और एक शब्द क्या आया? गाइडलाइंस। एन ऑर्गेनाइजेशंस अधेरेंस टू लॉज, स्पेसिफिकेशंस, गाइडलाइंस। और एक शब्द क्या बोला मैं? लॉज, रेगुलेशन, गाइडलाइंस एंड स्पेसिफिकेशन। 4, लॉज, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, स्पेसिफिकेशन। LRGS, इसको कैसे भी करके आप सेट कर सकते हो, GSR, LGSR, जो भी आपको सही लगे। GSLR, DSLR का GSLR। ओके, अभी सेट किया अपन ने, यानी गाइडलाइंस, स्पेसिफिकेशन, लॉज, रेगुलेशन। जैसे DSLR कैमरा होता है, वैसे GSLR। इट इज द अदरेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू, अदरेंस मतलब क्या? एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना एंड फॉलो करना उसको। मेरे को चुपचाप उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इफ आई हैव टू बी कंप्लाइंट। तो कहने का मतलब है कि अदरेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू लॉज, सॉरी GSLR, गाइडलाइंस, स्पेसिफिकेशंस, लॉज, रेगुलेशंस। अगर आप ध्यान दे रहे हो, वैसे कैसे आपके स्क्रीन सामने, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अदरेंस टू लॉज, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड स्पेसिफिकेशंस रिलेवेंट टू इट्स बिजनेस। जो भी उसके बिजनेस में वो एप्लीकेबल है, उन चीज को, 4 चीज को संभालना इज समथिंग विच इज रेगुलेटरी कंप्लायंस।
अगर एक सिटीजन भी है और वो अपने रिटर्न्स प्रॉपरली टाइम से भर रहा है, इनकम टैक्स के रिटर्न्स, तो भी अपन बोलेंगे कि ही इज अ कंप्लायंट सिटीजन। अगर आप समझ रहे हो, वो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को फॉलो कर रहा है एंड ही इज बिकमिंग अ कंप्लायंट सिटीजन। इसी प्रकार से आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी ये सारे लॉज, रेगुलेशंस, स्पेसिफिकेशंस, गाइडलाइंस फॉलो करना एक फर्ज बनता है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ यू ट्राई टू वायलेट दिस, अगर आप ये वायलेशन करने की कोशिश करते हो, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हो, यानी आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, यानी आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार से लीगल एक्शन, पेनल्टीज, इंटरेस्ट या प्रोसिक्यूशन तक किया जा सकता है। तो ये जनरल बात हो गई, आप ऐसा कुछ नई बात नहीं है, आप ये जानते हो, लेकिन ये यहां से आंसर स्टार्ट होता है और आपको ये का ये लिखना है। यानी इसके ऊपर अगर 6 मार्क्स का सवाल आता है या फिर व्हाट इज रेगुलेटरी कंप्लायंस आता है तो ये कंटेंट आएगा और फिर एक आगे सवाल बदलेगा। ध्यान देना, मैं पूरी बात होने पर आपको बताता हूँ, ऐसे अभी सब कुछ बता दूं तो दिमाग में बैठना मुश्किल हो जाता है, अपन को भागना नहीं है, ध्यान देना। ओके, वायलेशन ऑफ एनी रेगुलेटरी कंप्लायंस रेगुलेशन ऑफन रिजल्ट इन लीगल पनिशमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन इन सम केसेस। कानूनी कार्रवाई होगी, जेल तक जाने की भी वहां तक की भी बात आ सकती है। सो इट वुड रिजल्ट इन लीगल पनिशमेंट, ये वाली बात। अब अपना सिलेबस बताइए, यानी अपनी जनरल बात लिखी कि होता क्या है और इसके खिलाफ अगर गए तो फिर क्या होता है। ओके, जनरल बात, लेकिन यही शब्द यूज करने पड़ेंगे। यानी रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या है? इज द अधरेंस टू ऑर्गेनाइजेशंस, अधरेंस टू लॉज, अच्छा, गाइडलाइंस, स्पेसिफिकेशंस, लॉज, रेगुलेशन। वायलेशन ऑफ दीज वुड रिजल्ट इन लीगल एक्शन विच कैन बी प्रोसिक्यूशन, पेनल्टीज, इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप ध्यान दें, इस तरीके से आप जनरल शब्दों में लिखना। राइट, अब अपना सिलेबस कहता है कि वी कैन क्लासीफाई रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑन 2 बेसिस। 2 प्रकार के लॉज हो सकते हैं, 2 प्रकार के जनरल क्लासिफिकेशन हो सकता है लॉज का। वी कैन क्लासीफाई कंप्लायंस इन 2 टाइप्स, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन 2 टाइप्स। ध्यान देना, सुनना, एक मेरे बाद रिपीट करना। क्या बोलेंगे? जनरल। क्या बोलेंगे? पहला टाइप हो सकता है जनरल। ओके, सेकंड क्या होगा? स्पेसिफिक। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक। पहला कौन सा? जनरल। सेकंड कौन सा? स्पेसिफिक। जनरल यानी क्या? ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, नो मैटर हु इज। This kind of laws, these kind of compliance requirements would be applicable for each and everyone, no matter who the entity is. May it be organization, may it be a person, may it be any individual. Alright, so वैसे प्रकार के जो laws है जो सबको अप्लाई होते हैं उसको बोलेंगे जनरल, applicable to all irrespective of anything. सेकेंड टाइप है उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक, विच इज एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक एंटिटी, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक बिजनेसेस ओनली। अगर आप समझ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर भी एग्जाम्पल आएगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स। ओके, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, सब्जेक्ट टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर अपन छोड़ दे तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। बट कंपनी लॉ, लेबर लॉ, जीएसटी, GSTR1, सेल्स रिटर्न्स वगैरह, ये सारी चीजें वुड बी एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनली। हर इंसान को वो एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं, भले ही जनरल बात है अगर आपको समझ में आ रही है। तो 2 प्रकार के रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, एक हो सकता है जनरल, ये आपको लिखना है, सेकंड स्पेसिफिक, एप्लीकेबल टू ऑल। एग्जांपल जनरल का क्या हो सकता है? इनकम टैक्स कंप्लायंस, एप्लीकेबल टू ऑल, सब्जेक्ट टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। एंड सेकंड इज समथिंग विच इज नोन एज कंपनी लॉ, लेबर लॉ, GST आर एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनली। अगर ध्यान दे रहे हो, ये हो गई जनरल बात, ये हो गई थ्योरी वाली बात। थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन ओरिएंटेड आगे बढ़ेंगे अब, प्रैक्टिकल। यानी कुल मिलाकर अपन ने अभी तक क्या लिखा? पहला, रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है? अधरेंस टू, याद कर लो, मेरे बाद रिपीट करना या मेरे साथ हो सके तो मेरे साथ। अधरेंस टू GSLR, गाइडलाइंस, स्पेसिफिकेशंस, लॉज, रेगुलेशंस। वायलेशन ऑफ द रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स will result in legal action in the form of penalties, interest rates, and in some cases it may result in prosecution. The regulatory and compliance requirements can be classified into 2 types. One, general, applicable to all, all types, applicable to each and every entity. Okay, और second क्या है? Applicable to all irrespective of anything. Second क्या है? Specific, applicable to specific businesses only. ओके, कोशिश करना कि आप मेरे साथ याद करें और मैं भी कोशिश करूं कि आपके साथ याद करें। तो एग्जांपल में इनकम टैक्स रिटर्न्स या इनकम टैक्स कंप्लायंस इज एप्लीकेबल टू ऑल सब्जेक्ट टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। एंड कंप्लायंस लाइक GST, कंपनी लॉ, लेबर लॉ एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बिजनेसेस ओनली। अगर आप ध्यान दे रहे हो, यानी जनरल एप्लीकेबल टू ऑल रिस्पेक्टिव एनीथिंग, स्पेसिफिक एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनली। अब सुनना मेरी बात, अब मुद्दा ये है, वापस उसी हेडिंग के अंदर अब एक हेडिंग आई, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। ऐसी हेडिंग है। पहले तो अपन को सिर्फ ये बताएगा रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या है, सेकंड अपन को ये बताएगा कि रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स ऐसा, इसका क्या संबंध।
अपना सिलेबस कहता है रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो भी रिटर्न्स आप भरोगे वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है अकाउंटिंग डेटा के ऊपर। अकाउंटिंग डेटा अपन को मिलेगा अकाउंटिंग सिस्टम से, यानी टैक्स भरने का और टैक्स के रिपोर्ट्स बनाने का काम अलग, और अकाउंट्स की जो रिपोर्ट्स है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स रिपोर्ट, ये चीज अलग। लेकिन वो जो आप रिटर्न्स बनाओगे ना, वो रिपोर्ट्स बनाओगे ना रिटर्न्स के, वो कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर। यानी रेगुलेटरी कंप्लायंस इज डिपेंडेंट ऑन अकाउंटिंग डेटा एंड अकाउंटिंग डेटा विल बी अचीव्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग सिस्टम्स। ओके, यानी कुल मिलाकर क्या, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, रेगुलेटरी कंप्लायंस, okay, most of the regulatory compliance requires accounting data and accounting data comes from accounting systems। यानी कुल मिलाकर रेगुलेटरी कंप्लायंस और अकाउंटिंग क्लोजली रिलेटेड, लेकिन अपन यहां पर बात रेगुलेटरी कंप्लायंस की कर रहे हैं। ओके, अपना फोकस वो है, लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है अकाउंटिंग के ऊपर। और अकाउंटिंग कहां से आएगा, अकाउंटिंग सिस्टम्स के हिसाब से, वहां से मिलेगा अपन को डेटा। अपन लाइव देखेंगे कि अकाउंटिंग सिस्टम से रेगुलेटरी सिस्टम्स पर कैसे, लाइव देखेंगे अपन प्रैक्टिकल। लेकिन फिलहाल आप सुन लो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अकाउंटिंग का काम है ना, उसी के ऊपर उसका रेगुलेटरी कंप्लायंस निर्भर है। ओके, मैक्सिमम। जैसे इनकम टैक्स, अगर एक इंसान का इनकम टैक्स आप रिटर्न भरने की कोशिश करो तो इट विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द अकाउंटिंग डेटा ओनली, इफ यू अंडरस्टैंड, इट वुड बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नंबर्स ऑफ द अकाउंट्स बेसिकली। तो कहने का मतलब ये कि इनकम टैक्स रिटर्न्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेसिक अकाउंटिंग डेटा ओनली, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डेटा ओनली। अब अगर आप सुनना मेरी बात, इनकम टैक्स रिटर्न्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अकाउंटिंग डेटा ओनली, ये फिक्स हो गया। पहली बात क्या बनी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायर्स अकाउंटिंग डेटा एंड अकाउंटिंग डेटा कम्स फ्रॉम द अकाउंटिंग सिस्टम्स। ओके, पूरी बात सुनना फिर समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स रिटर्न्स विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग डेटा ओनली। अब दो अप्रोचेस है, सुनना। या तो मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करूं जिसमें अकाउंटिंग भी होती है और रेगुलेटरी कंप्लायंस के रिपोर्ट्स भी बनते हैं, दोनों एक ही सॉफ्टवेयर में, एक तीर दो निशान। या फिर मैं रेगुलेटरी कंप्लायंस अलग यूज करूं और अकाउंटिंग अलग यूज करूं। तो इसके टू अप्रोचेस है। ये रेगुलेटरी कंप्लायंस अपन को अचीव करना है ना, इसके टू अप्रोचेस है। देयर मे बी टू अप्रोचेस फॉर मेकिंग कंप्लायंस रिक्वायरिंग अकाउंटिंग डेटा। एक, यूजिंग सेम सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस, एंड दूसरा यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस। दोनों के अपने अपने फायदे, आपको ये नहीं पूछा है कि आप बताइए कि कौन सा यूज करें, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है। अब ये मुद्दा कहां पर चला गया कि आप रेगुलेटरी कंप्लायंस से कहां पर जा रहे हो, ये टॉपिक लेकर कि आप दोनों सॉफ्टवेयर को साथ वाला यूज करें या अलग वाला यूज करें। आप टैक्स कंप्लायंस का सॉफ्टवेयर अलग यूज करें या अकाउंटिंग के साथ मर्ज हो वैसा टैक्स कंप्लायंस का सॉफ्टवेयर यूज करें। कुल मिलाकर दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या एडवांटेज चाहिए और किस डिसएडवांटेज से ज्यादा नुकसान है, उस हिसाब से वो डिसाइड करेगी, अगर ध्यान दे रहे हो। यानी देयर कुड बी टू अप्रोचेस, रेगुलेटरी एंड अकाउंटिंग आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर and regulatory compliance will require data from accounting data which would come from accounting system. Example, income tax return will be dependent on the accounting data only. There are two approaches for regulatory compliance which is dependent on or which requires accounting data. एक, using same software for accounting and compliance and using different software for accounting and tax compliance. अभी अपन को कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आगे की जो बात बताऊंगा आपको, उसमें से अपन को ये ध्यान में रखना है, जैसे अपन ने वो डोमेन की लैंग्वेज यूएसपी ऐसा कुछ किया था अपन ने फ्रंट एंड बैक एंड में, इसी प्रकार से 5 बेसिस है, 5 पर्टिकुलर्स है, जिस बेसिस पर, जिस पर्टिकुलर्स पर, जिस रीजंस पर आप डिसाइड कर पाओगे वेदर यू शुड गो फॉर कंबाइंड वर्जन और यू शुड गो फॉर सेपरेट वर्जन। ये आपकी मर्जी यानी ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी। मैं फिलहाल आपको 5 पॉइंट्स याद करवा रहा हूं, ध्यान देते रहना। ओके, अब देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स फॉर बोथ द अप्रोचेस। एक टेबल आएगा, तो वो टेबल बनने के पहले अपन याद कर लेते हैं कि वो पर्टिकुलर्स क्या होंगे जिस बेसिस पर ये टेबल बनेगा, जिसमें एक कॉलम तो ये बनेगा कि अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस टुगेदर, और एक कॉलम ये बनेगा कि अलग अलग, यानी टैक्स कंप्लायंस अकेला, यानी ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया कि अकाउंटिंग अकेला, अगर आप ध्यान दे रहे हो। तो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन दोनों साथ में यूज कर रही है, एक अलग यूज कर रही है। अब देखो ध्यान देना, 5 पॉइंट्स याद करते हैं। ओके, वो टेबल के प्रोज एंड कॉन्स के लिए अभी टेबल नहीं आएगा, फिलहाल अपन याद करें, मेरी बात कुछ रिपीट करना। इजी फैक्ट, क्या बोला मैं, इजी फैक्ट, EASY इजी, FACT फैक्ट, इजी फैक्ट, इस तरीके से अपने 5 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। इजी से क्या आएगा, देखो ध्यान देते, इजी फैक्ट, इजी से आएगा ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, क्या बोलेंगे, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन। इजी से क्या आएगा, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, बिना समझे याद करते ध्यान देते रहना। एफ से आएगा फीचर्स एंड फैसिलिटीज, क्या बोलेंगे, फीचर्स एंड फैसिलिटीज।
ए से आएगा, याद करो, एक्यूरेसी, क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी, ध्यान देना, ओके, सोना नहीं। ऑलराइट, सी से आएगा कॉस्ट, क्या बोलेंगे, कॉस्ट, रोकड़ा, ओके, और टी से आएगा टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड, ओके, ध्यान देते ना, टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड। तो कुल मिलाकर टेबल बनेगा प्रोज एंड कॉन्स का, एंड द पर्टिकुलर्स वुड बी बेस्ड ऑन दीज 5 पॉइंट्स। अपन ने टेबल भी इजी फैक्ट के हिसाब से अरेंज किया है, ओके, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसा कुछ नहीं है, जैसे उसमें भी डोमेन की लैंग्वेज यूएसपी में कुछ नहीं था। अगर आप या फिर डैड ने परफॉर्मेंस देखकर और फ्लेक्सिबिलिटी देखकर मोबाइल इंस्टॉल किया, इंस्टॉल्ड और क्लाउड एप्लीकेशन, इफ यू रिमेंबर एनीथिंग, ओके, ये चैप्टर 2 के स्टार्ट में। तो इसी प्रकार से इजी फैक्ट में इजी से क्या रहेगा, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, एफ से क्या रहेगा, फीचर्स एंड फैसिलिटीज, ए से क्या रहेगा, एक्यूरेसी, सी से यस, कॉस्ट, टी से टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड। अब आपके स्क्रीन के सामने मैं वो टेबल लाता हूं जो आप टेबल बनाओगे, यानी आपका आंसर कहां से शुरू हुआ, रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है, वायलेट किया तो क्या होगा, दो प्रकार के रेगुलेटरी कंप्लायंस हो सकते हैं, जनरल और स्पेसिफिक, ओके। उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंस को अकाउंटिंग का डेटा लगता है, इट इज कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम्स, ओके। और अगर आपको अकाउंटिंग सिस्टम्स के हिसाब से अगर आपको बनाना है रेगुलेटरी सिस्टम, अगर आपका रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है कंप्लीटली अकाउंटिंग के डेटा के ऊपर निर्भर है, तो देयर कुड बी 2 अप्रोचेस। आप दोनों सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का और रेगुलेटरी कंप्लायंस का साथ में यूज करो, या फिर आप यू कैन यूज देम सेपरेटली, इस तरीके से। देयर कुड बी 2 अप्रोचेस फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरिंग अकाउंटिंग डेटा, यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर फॉर टैक्स कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर। बोथ अप्रोचेस आर देयर, यू कैन डिसाइड व्हाट विच एवर यू हैव टू चूज। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी कि कैसे यहां से डेटा वहां पर लेकर जा सकता है, ओके। तो 5 पॉइंट प्रोज एंड कॉन्स, ये टेबल अलग से सवाल बन सकता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जहां पर रेगुलेटरी कंप्लायंस की डेफिनेशन आपने लिख ली और ये 5 पॉइंट्स लिख दिए। 5 पॉइंट्स कौन से, इजी से ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, एफ से फीचर्स एंड फैसिलिटीज, ए से एक्यूरेसी, सी से कॉस्ट और टी से टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड, अगर सो रहे हो, ओके, ध्यान देते रहना। इधर आएगा पर्टिकुलर्स, इधर आएगा अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर, इधर आएगा टैक्स कंप्लायंस, और इधर पहला रीजन आया ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन। अब अपना सिलेबस क्या बोलता है कि या तो ये पांचों पॉइंट्स कौन से, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, फीचर्स एंड फैसिलिटीज, एक्यूरेसी, टाइम एंड कॉस्ट, इसमें या तो अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर का आंसर लेस होगा या मोर होगा, है सर, समझा नहीं। ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन इजीनेस या तो लेस होगा इजीनेस या फिर मोर होगी इजीनेस, या तो वो फीचर्स एंड फैसिलिटीज इसमें लेस होंगे या मोर होंगे। किसमें कौन से लेस और मोर है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल आप अंदाजा तो ले लो आंसर कैसे आने वाला है। एक्यूरेसी या तो दोनों वाले में ज्यादा होगी या कम होगी, टाइम रिक्वायर्ड दोनों में ज्यादा होगी, कॉस्ट दोनों का ज्यादा होगा या कम होगा, लेस या मोर, और उसके आगे फिर एक्सप्लेनेशन। यानी अपना सिलेबस कहता है अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर अगर आप साथ में यूज कर रहे हो तो ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन लेस होगा या मोर होगा, ये अगर अपन सोचने की कोशिश करें तो आंसर है, देखो एक जगह पे बदलाव करता हूं ना, चेंजिंग एट वन प्लेस ऑटोमेटिकली अफेक्ट्स अनदर प्लेस, तो मेरे को बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान से बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हो, एक जगह पर अगर मैं बदलाव कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पर अगर चेंजेस हो रहे हैं तो मेरे को बहुत ही सोच समझकर बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक जगह दूसरी जगह पर डिपेंडेंट है। तो मेरे को बहुत ही हल्का सा डर से भी और बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे को रिजिड होकर काम करना पड़ेगा, इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। अगर आप ध्यान दे रहे हो, अगर अपन कोई केक बना रहे हैं जिस केक से आगे पेस्ट्री भी बनेगा, तो मेरे को बहुत समझकर ध्यान रखना पड़ेगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बनेगा। इसी प्रकार से अकाउंटिंग डेटा भरते हैं मेरे को ध्यान से भरना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली टैक्स का डेटा भी उसमें चला जाने वाला है, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर है। तो ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन कहता है कि अगर आप टैक्स कंप्लायंस करने के एक साथ वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो दोनों जगह पर इफेक्ट पड़ने के कारण अपना सिलेबस कहता है कि इसकी इजीनेस थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होगी एक साथ। सिंस द सिस्टम इज इंटीग्रेटेड, मेकिंग चेंज एट वन प्लेस विल बी अफेक्टिंग अनदर प्लेस एज वेल, हेंस इट इज लेस इजी। आप उतने इंडिपेंडेंट नहीं हो यूज करने के लिए, एक जगह पर बदलाव करने से ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पर बदलाव हो रहा है, यानी ये बनाने वाले के दृष्टिकोण से भी बनाना भी मुश्किल होगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा और कहां चेंजेस हो रहा है और कहां इसका बदलाव का असर पड़ रहा है और कहां का ऊपर ये चीज वहां पर इफेक्ट करेगी। तो आप बहुत ही बारीकी से आपको समझना पड़ेगा कि यहां लिखा हुआ वहां कैसे इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंसी नहीं है। इसलिए अपना सिलेबस कहता है ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन इन केस ऑफ बोथ वुड बी लेस। क्यों? As this is integrated system of accounting and tax, making changes at one place will be affecting the other place as well. Okay, everything connected with one another, making changes at one place may affect other aspects also. तो आपको बहुत सोच समझकर बदलाव करने पड़ेंगे in case of ease of software operation.
ऐसे मैंने आपको कहा ना, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 4 चीज बनाने वाले हो तो आपको उसके बारे में इसके एक बिगड़ा तो चारों बिगड़ जाएंगे। यानी एक अगर बिगड़ा, यहां पर अकाउंटिंग थोड़ी गड़बड़ हुई तो पूरा टैक्स कंप्लायंस बिगड़ जाएगा। अगर ध्यान दे रहे हो, आपको ये चॉइस नहीं है कि एक सही और दूसरा गलत, या एक गलत और दूसरा सही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बट इन केस ऑफ टैक्स कंप्लायंस, सिंस इट इज इंडिपेंडेंट, सिंस इट इज नॉट इंटीग्रेटेड, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम एंड इट बिकम्स लेस कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। अगर आप समझ रहे हो, उसमें आप बदलाव भी करोगे तो आपके अकाउंटिंग डेटा में अफेक्ट हो, ऐसा नहीं होगा। यानी अपना सिलेबस कहता है कि ईज वाला पलड़ा अकेले का भारी है, जो बोल रहा है वो सुनना पड़ेगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा रख सकते हो, सर ये तो उसमें भी इजी होगा, अपन को ये मानना है। सुनना ध्यान से, पूरा ये होने के बाद मैं आपको एक और टेक्निक दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि लेस और मोर ये कैसे पता करे, किसमें कैसे याद रखे, क्योंकि 5 होने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो इधर लेस आया तो इधर मोर आएगा। एज दिस इज यूज्ड फॉर ओनली वन पर्पस, सिंगल पर्पस, टैक्स कंप्लायंस, इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड। भाई एक ही चीज अगर 4 पर्पस के लिए यूज होगी और ऑटोमेटिकली दूसरी जगह डेटा भरा जाएगा पहले वाले से, तो बहुत बारीकी से समझ कर भरना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली दूसरा काम हो रहा है। यानी आपके काम में ईज ऑफ सॉफ्टवेयर होने के कारण ईज ऑफ सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेस है इन केस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि एक जगह काम करो दूसरी जगह अपने आप होगा। यानी आपके सिस्टम में कंपैरेटिवली इजीनेस तो कम है, थोड़ी सी मेहनत या बारीकी या ध्यान देना ज्यादा है, लेकिन ऑटोमेटिकली एक जगह काम करो दूसरी जगह अपने आप होता है ना, इसलिए इसमें समय भी कम लगेगा। ओके, थोड़ा सा, और समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इधर से डेटा लेकर इधर देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। इसमें एरर रहेगा तो ये डिटरमाइन करेगा, ऐसा अकेले में होगा, लेकिन दोनों साथ में है ना, तो एरर उधर के उधर ही ठीक होकर आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्यूरेट बनेगा। अकाउंटिंग हो गया ना, टैक्स कंप्लायंस की रिपोर्ट भी बन जाएगी विदाउट एनी एरर्स। लेकिन अलग अलग रहा ना तो एक्यूरेसी के चांसेस कम है इन केस ऑफ अलग अलग। तो भी जो भी अगर आपको समझ में आए, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर एक जगह पर बदलाव करने के कारण दूसरे जगह पर भी बदलाव होता है, वो बदलाव आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ताकि दूसरे जगह पर गलत बदलाव ना हो। बारीकी से काम करना पड़ेगा। एक तीर दो निशान करना इतना आसान नहीं होता। 2 तीर से 2 चीजों को मारना इज लाइक कंपैरेटिवली इजी। एक तीर से 2 निशाने वुड बी डिफिकल्ट। इजीनेस कम रहेगी, लेकिन अगर अचीव हो जाता है तो एक्यूरेसी उसमें ज्यादा रहती है। अपना सिलेबस ऐसा कहता है आगे। यानी पहला वाला जो पॉइंट है, इट इज नोन एज ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, इजी फैक्ट्स। सेकंड वाला यानी इजी फैक्ट्स, किसका पलड़ा भारी? दोनों का पलड़ा भारी, सॉरी अकेले का पलड़ा, दोनों में लेस होगा। लेस एज दिस इज इंटीग्रेटेड, कनेक्टेड, मेकिंग चेंजेस एट वन प्लेस वुड बी अफेक्टिंग द अदर प्लेस एज वेल। ओके, वहां पर एज दिस इज अ सिंगल पर्पस सॉफ्टवेयर इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड। अकेला है तो लेस कॉम्प्लिकेटेड, इधर के चेंजेस उधर किसी प्रकार से अफेक्ट नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहूंगा, मेरे को फ्रीडम रहेगा। ओके, सेकंड वाला पॉइंट है फीचर्स एंड फैसिलिटीज। ओके, अब फीचर्स एंड फैसिलिटीज आपका मन क्या बोलता है, थोड़ा सोचना कि किसमें ज्यादा होंगे। अब देखो, अपन यहां पर बात कर रहे हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस की। आपके मन में कुछ जवाब आया होगा, लेकिन शायद वो उल्टा भी हो सकता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात कर रहे हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है, ओके, तो उसमें अपन को किसी और सॉफ्टवेयर से कंपैटिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है कि दोनों चीजें बराबर से चलेगी क्या, ये फीचर दे दे क्या, दोनों के लिए ये काम करेगा क्या, अगर आप समझ रहे हो। यानी कहने का मतलब ये कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल दोनों को मर्ज कर कोई एप्लीकेशन बनाऊं, तो मैं बहुत सारे फीचर्स अगर रखता हूं तो वो कंफ्यूजिंग भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा, और सारे फीचर्स सारे में अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। सारे फीचर्स, दोनों के फीचर्स एक ही एप्लीकेशन में अप्लाई कर पाऊं ये जरूरी नहीं है। मेरे को तो सिर्फ ये देखना पड़ेगा कौन से बेसिक मिलाकर इस एक एप्लीकेशन में अप्लाई हो सकते हैं। यानी कम से कम फीचर्स में रखने की कोशिश करूंगा ताकि सब कुछ सही से चले। ज्यादा फीचर्स लेने की कोशिश करूंगा तो उसको उसमें भी टेस्ट करना पड़ेगा, इसमें भी टेस्ट करना पड़ेगा, और ऐसा हो सकता है कि एक जगह पर चले दूसरी जगह पर नहीं चले और गड़बड़े हो जाए। यानी अकेली चीज में अपन ज्यादा फीचर्स रख सकते हैं। एक चाय बनाने वाली मशीन है, एक ऐसी मशीन है जो चाय कॉफी ग्रीन टी वगैरह सब कुछ बनाने वाली मशीन है, तो उसमें मैं सिर्फ चाय कॉफी ग्रीन टी के ऑप्शन रखूंगा। लेकिन अगर एक सिर्फ चाय बनाने वाली मशीन है तो आई कैन कीप एन ऑप्शन लाइक टी विद शुगर, टी विदाउट शुगर, हॉट टी, कोल्ड टी, जो भी, इतने सारे ऑप्शंस में रख सकता हूं। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में वो 7 वाली में नहीं रख सकता, क्योंकि उसमें गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं होगी सारे फीचर्स के साथ। यानी कुल मिलाकर अगर आप दोनों एप्लीकेशन मर्ज कर रहे हो तो दोनों में जो फीचर्स होंगे, देखो अकाउंटिंग और टैक्स कंप्लायंस अलग अलग रखोगे ना तो दोनों में भरपूर फीचर्स हो सकते हैं। दोनों मर्ज करोगे तो कॉमन फीचर्स जो रिक्वायर्ड है, बेसिक है, जिससे काम होता है, वो आपको लेने पड़ेंगे ताकि दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सके। अगर आप समझ रहे हो, अकेला अगर डिसीजन लेना है एक ऑर्गेनाइजेशन में
तो अकेले के पास बहुत सारा फ्रीडम है और कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन अपन को कई बार दूसरी चीजें देखकर भी चलनी पड़ती है। अगर दो लोग हैं डिसीजंस लेने वाले तो दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच, इतना फ्रीडम नहीं रहेगा वापस। तो इतने फीचर्स एंड फैसिलिटीज कंपैरेटिवली इसका वापस पलड़ा हल्का हो गया। दोनों साथ में रखोगे तो फीचर्स एंड फैसिलिटीज वुड बी लेस एज द सिस्टम इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर टैक्स कंप्लायंस। ओके, तो फीचर्स एंड फैसिलिटीज वुड बी लेस और लिमिटेड फॉर टैक्स कंप्लायंस, यानी इतने सारे फीचर्स शायद न हो क्योंकि वो अकाउंटिंग के साथ कंपैटिबल न हो। तो बेसिक जो आपको रिटर्न्स भरने के लिए जरूरी है उतना बेसिक दे दिया जाएगा, आपका काम हो जाए, लेकिन 100 चीजें एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं दी जाए, अगर ध्यान दे रहे हो। इसी प्रकार से फीचर्स एंड फैसिलिटीज वुड बी मोर एज दिस इज एन एक्सक्लूसिव सिस्टम, एज दिस इज स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर टैक्स कंप्लायंस, फीचर्स एंड फैसिलिटीज वुड बी मोर। Okay, as is exclusively specifically designed, the features and facilities would naturally be more. आप ज्यादा कर सकते हो, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है ना कि अकाउंटिंग में क्या है और वो उससे काम करेगा या नहीं करेगा, अपन को लेना देना ही नहीं है, अगर आप ध्यान दे रहे हो। तो पहले वाला पलड़ा भी अकेले का भारी, दूसरा वाला पलड़ा भी यानी इजी टैक्स कंप्लायंस होगा। फीचर्स आपको ज्यादा टैक्स कंप्लायंस अकेले सॉफ्टवेयर में मिलेगी, अगर आप ध्यान दे रहे हो। इजी फैक्ट्स, ओके, इसी प्रकार से अगर अपन इजी फैक्ट्स में पहला कौन सा, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, दूसरा कौन सा, फीचर्स एंड फैसिलिटी। ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन में लेस कौन रहेगा, दोनों का, बोथ टैक्स कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग वुड बी लेस बिकॉज सिंस इट इज इंटीग्रेटेड, चेंजिंग इट एट वन प्लेस वुड बी अफेक्टिंग उधर। सिंस इट इज इंडिपेंडेंट, एक्सक्लूसिव, डेफिनेटली इट इज अंडरस्टूड दैट इट वुड बी मोर इजी टू ऑपरेट, ऐसा आप लिख सकते हो। तो मोर रहेगा उधर, और इधर फीचर्स एंड फैसिलिटीज में इधर लेस आएंगे because it is not an exclusive system, it is an integrated system. The features would be less in tax compliance। अगर आप ऐसा, मुद्दा टैक्स कंप्लायंस का है, टैक्स कंप्लायंस के अंदर इसमें कम फीचर आएंगे, अकाउंटिंग में तो रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन अपना टैक्स कंप्लायंस का जो साथ में इसको मर्ज किया हुआ है वही काम करेंगे जो दोनों में तालमेल बैठे, कोऑर्डिनेशन बैठे। यहां पर सिंस इट इज एक्सक्लूसिव सिस्टम डिजाइन फॉर टैक्स कंप्लायंस ओनली, आप और इसमें फीचर्स डाल सकते हो, इस फॉर्म में एक्सपोर्ट करो, उस फॉर्म में एक्सपोर्ट करो, ये रिपोर्ट पीडीएफ में, एक्सेल में वगैरह, लेकिन यहां पर शायद वो सारे फीचर्स आप डाल ना पाओ क्योंकि वो अकाउंटिंग का अगर उसको सपोर्ट न करे तो, अगर आप समझो अकाउंटिंग का सिर्फ आप एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर पा रहे हो तो आपको पीडीएफ वाला ऑप्शन आप उसमें नहीं ले पाओगे, अगर आप जनरली मोटा मोटी समझ रहे हो तो कहने का मतलब कि साथ में मर्ज करने में दोनों चीजें, जो उसका काम चलेगा वही इसका काम चलेगा, यानी ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, फीचर्स एंड फैसिलिटीज, दोनों का पलड़ा हल्का इन केस ऑफ बोथ यूजिंग अ कॉमन सॉफ्टवेयर फॉर टैक्स कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग। ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, फीचर्स एंड फैसिलिटी, इजी फैक्ट्स, ए से क्या आएगा, एक्यूरेसी, सी से क्या आएगा, कॉस्ट, और टी से क्या आएगा, टाइम एंड एफर्ट्स। ओके, तो एक्यूरेसी, अब सुनना मेरी बात, अपना सिलेबस देखो, यहां पर क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग, मतलब अपनी हेडिंग क्या है, एक तो पर्टिकुलर्स, फिर हेडिंग क्या है अपनी, अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर और ओनली टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर। ए और टी आ रहा है इधर और इधर सिर्फ टी आ रहा है, यानी ए और टी जो यहां पर आया है ना हेडिंग में, इस तरीके से याद रखना, उनका पलड़ा इसमें भारी रहेगा अपन को याद रखने के लिए, यानी एक्यूरेसी वुड बी मोर इन केस ऑफ कंबाइंड वर्जन, टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड वुड बी लेस, यानी पलड़ा भारी इन केस ऑफ मर्ज वाला, और फिर कॉस्ट इसका वापस ज्यादा हो जाएगा, ये अपन आगे देखेंगे। यानी 5 में से 2 पॉइंट्स, ए टी वाले पॉइंट साथ में जाएंगे, एक्यूरेसी वाले पॉइंट और टी वाले यानी टाइम एंड एफर्ट्स, टी एंड ए वाले पॉइंट्स, टैक्स कंप्लायंस एंड एक्यूरेसी वाले पॉइंट साथ में जाएंगे इन केस ऑफ कंबाइंड वर्जन। Okay, so if we use accounting and tax compliance software as an integrated manner, so we get a particular which is known as accuracy. So accuracy would be more in case of combined application. Okay, you try to make the accounting application, accounting data you fill, it is automatically compliance is prepared. You don't need to transfer anything. You don't need to do something known as reconciliation. There is nothing known as transferring of data from accounting. तो कुछ ट्रांसफर ही नहीं करना है, तो अकाउंटिंग का बना तो अपने आप टैक्स कंप्लायंस का बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अलग अलग रहे तो एरर्स है, ध्यान देना, मैं एक वीडियो बताऊंगा आपको। देखो, एज दिस एन इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड हेंस अकाउंटिंग डेटा एंड टैक्स डेटा शाल ऑलवेज बी द सेम। ओके, इंटीग्रेटेड है तो इधर लिख दिया तो ऑटोमेटिकली वो भी ले रहा है और वो भी समझ रहा है, आप समझ रहे हो, ऑटोमेटिकली उधर भी डेटा जा रहा है, यानी ईज ऑफ सॉफ्टवेयर अगर घटा है लेकिन एक्यूरेसी बढ़ी है, क्योंकि एक जगह लिखो दूसरी जगह अपने आप जा रहा है। सो नो नीड टू ट्रांसफर डेटा to compliance software and reconcile the data. Either the accuracy would be less, okay, because the data needs to be transferred from the accounting software to the tax compliance, and there could be something known as mismatch, errors हो सकते हैं। यहां पर क्या बोला है, less बोला है, as there are two separate system, reconciliation with accounting data is needed।
किसी न किसी प्रकार से आपको उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, मैं तेरे को नहीं जानता वो वाली बात है, तू मेरे को देगा डेटा तब मैं समझूंगा। एंड जब आप रिकंसिलिएशन करने की बात आएगी तो कहने वाला मिसमैच हो सकते हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसमैच ऑफ डेटा विल ऑलवेज बी देयर। ओके, तो कुल मिलाकर इजी फैक्ट्स में इजी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, फीचर्स एंड फैसिलिटी, एक्यूरेसी, ध्यान देना, ध्यान देते रहना। एक वीडियो दिखाता हूं आपके स्क्रीन के ऊपर जिसमें अपन दो एप्लीकेशन की बात करेंगे, एक टैली जो यूज होता है अकाउंटिंग के लिए, और एक बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं दुनिया में टैक्स कंप्लायंस के, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है क्लियर टैक्स। मैं आपको दोनों में कंबाइन कर बताऊंगा कि यहां से डेटा अपन ने एक्सपोर्ट किया टैली से और वहां पर अपलोड किया। अपन अलग अलग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी लेस होने के चांसेस हो जाते हैं बेटा। ध्यान देना, आपको लाइव बताता कोई बताएगा नहीं, फिर भी अपन देखते हैं कितना समझ में आता है। दिस इज एन एप्लीकेशन विच इज रिलेटेड टू टैली, बेसिकली ये टैली है। ओके, और यहां पर आपको दिख रहा है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी के अंदर आ चुके हैं और यहां पर आपको डिस्प्ले पर क्लिक करना होगा ताकि रिपोर्ट्स आप देख सको। देखो, देखते हैं धीरे धीरे, इसको मैं प्ले करता हूं। ओके, सो इफ यू हैव टू, आप क्या कर रहे हैं, अपन GSTR1 का डेटा भर रहे हैं, सेल्स रिपोर्ट GSTR1 का अपन क्या कर रहे हैं, कंप्लायंस रिपोर्ट अपलोड करेंगे या अपने रिटर्न वाले ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, रेगुलेटर को बेसिकली। तो यहां पर आपका डेटा पड़ा होगा टैली में, सेल्स की रिपोर्ट यहां पर मिलेगी और फिर वो क्लियर टैक्स में जाएगी और वो रिटर्न फॉर्म होगा। ध्यान देना, तो पहले आपको सेल्स की रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी एक्सेल में ताकि आप क्लियर टैक्स नामक सॉफ्टवेयर में डाल सको। ये सॉफ्टवेयर हो गया अकाउंटिंग का टैली ERP9, और वो सॉफ्टवेयर होगा अलग से टैक्स कंप्लायंस का। तो अगर आपको देखो, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है GSTR1 फ्रॉम टैली, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट योर कंपनी नेम, गो टू गेटवे ऑफ टैली, ये वाला, एंड अंडर रिपोर्ट्स क्लिक ऑन डिस्प्ले अंडर रिपोर्ट्स डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है, सिर्फ जितना हो सके समझो। GST पर क्लिक करना है और यहां पर GSTR1 पर क्लिक करना है, जो आपका सेल्स का डेटा एक्सपोर्ट करने में मदद करेगा। आपने डेटा बना दिया है, जैसे ही आपने GSTR1 पर क्लिक किया, ओके, आपको ऐसा कुछ फॉर्म नजर आएगा जहां पर यू विल फाइंड समरी ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई एंड क्लिक ऑन ई रिटर्न्स। यानी अपन इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भर रहे हैं ना, बेसिकली अपन ई रिटर्न भरने के लिए अपन टैली से पुल कर रहे हैं और वो अपन देंगे क्लियर टैक्स नामक टैक्स वाले सॉफ्टवेयर में ताकि वो रिटर्न के हिसाब से उसको कंपाइल कर सके। ओके, यहां से डेटा वहां पर जाएगा। तो ई रिटर्न पर क्लिक करोगे तो वो बोलेगा एक्सेल स्प्रेडशीट में अपन को वो कन्वर्ट कर दे देगा। अब आप क्लियर टैक्स उस सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर आए, क्लियर टैक्स नामक सॉफ्टवेयर में आप लॉग इन कर रहे हो। आप लॉग इन करने के बाद आप GSTR1, ओके, GST रिटर्न्स में GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए जाओगे, जो सेल्स का रिटर्न होता है बेसिकली। तो इसके लिए सेल्स रिटर्न के लिए आपने वो रिपोर्ट तो आ गई आपके पास, आपने GSTR1 पर क्लिक किया, ये स्टार्ट फाइलिंग GSTR1 पर क्लिक करोगे बेसिकली, और यहां पर ये बोलता है अपलोड टैली। ओके, यानी टैली नामक एप्लीकेशन से या बिजी नामक एप्लीकेशन से आपने अगर बनाया है तो वो यहां पर अपलोड करो, आप वहां से यहां लाओ। अपलोड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहां पर वो पूछेगा कि आपको कौन से टाइप्स की फाइल से, आपका कौन से प्रकार का डेटा है। तो ऑलमोस्ट आप सारा सिलेक्ट करोगे और सिस्टम से वो फाइल उठाओगे, GSTR वाली आपने फाइल उठाई, ओपन कर दी। जैसे ही आपने ओपन पर क्लिक किया, टैली वाली फाइल यहां पर आई और एरर्स आपके सामने आ गए। देखो ये एरर्स आए हैं यहां पर, 2 एरर्स, देखो 2 एरर्स। ये एरर्स नहीं आएंगे बेटा अगर एक ही एप्लीकेशन होगा, तो ये एरर्स नहीं आएंगे अगर आप एक ही एप्लीकेशन दोनों काम के लिए यूज कर रहे हो। ये चेंज करने का, बदलने का सवाल ही नहीं उठता। आपका ईज ऑफ ऑपरेशन तो कम होगा लेकिन आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आप समझ ऊपर से समझ रहे होता क्या है, अगर आप ध्यान दे रहे, दोनों सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया ऊपर से। तो ये आप क्लिक करोगे फिक्स के ऊपर और फिर आप यहां का डेटा चेंज करोगे और फिर आप कुछ बदलाव करोगे आप इसमें, और फिर उसको रीवैलिडेट करोगे आप नीचे क्लिक कर और फिर आप GST के डैशबोर्ड पर जाकर फिर वो रिटर्न फाइल करोगे। ओके, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, फाइल GSTR नाउ, तो आपने वो फाइल अपलोड कर दी। अब फिर आप आगे के स्टेप्स फॉलो करोगे और आप वो अपलोड करोगे कहां पर, जहां पर अपन को रेगुलेटर को अपलोड करनी होती है फाइल बेसिकली। तो कुल मिलाकर बात ये बनी कि आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली कम रहेगी अगर आप किसी भी प्रकार से कंबाइंड वाला वर्जन यूज करते हो तो ज्यादा रहेगी, और अकेला वाला यूज करते हो तो वहां की एरर्स यहां पर डिटरमाइन होगी। नहीं तो आपके सिस्टम में इजीनेस थोड़ी कम थी, यहां से वहां का काम ऑटोमेटिकली हो रहा था, रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं थी। चेंजिंग एट वन प्लेस वाज ऑटोमेटिकली चेंजिंग इट एट अनदर प्लेस। लेकिन
एक्यूरेसी कंपैरेटिवली कम, आपको एरर्स के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, अगर आप समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर अपने 3 पॉइंट्स बने इन केस ऑफ something known as ease of software, easy facts में ease of software operation, features and facilities and accuracy. Accuracy का पलड़ा दोनों का साथ वाले में भारी रहेगा as this is integrated. Okay, there is no need to transfer data to tax compliance and reconciliation is not needed. Okay, no need to transfer data. Here there is a need to transfer data, reconciliation is needed, there is a possibility of mismatch, जो 2 एरर्स अपन ने देखे उस वीडियो में। ओके, तो एक्यूरेसी उसी प्रकार से अगर एक्यूरेसी का पलड़ा भारी है दोनों के साथ में, अपना सिलेबस कहता है नेक्स्ट वाला पॉइंट है विच इज समथिंग विच इज नोन एज कॉस्ट। ओके, कॉस्ट। अब सिलेबस क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। टाइम एंड एफर्ट्स बाद में आएगा। ओके, टी और ए जो इसके साथ चलेंगे, अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस, वो बाद में आएंगे। कॉस्ट में अपना सिलेबस कह रहा है अपन ने टैक्स कंप्लायंस का सॉफ्टवेयर या तो अलग से लिया मार्केट से, या फिर अकाउंटिंग के साथ उसको बनवाया, कस्टमाइज किया। कस्टमाइज, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, उसमें टैक्स को अपन ने कस्टमाइज करने की कोशिश की, यानी अकाउंटिंग के हिसाब से आप अपना टैक्स का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बना रहे हो। और कभी भी आप बनाने जाओगे सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से कस्टमाइज करने जाओगे तो वो महंगा पड़ेगा ही। ओके, यहां पर मुद्दा क्या आ रहा है कि अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है एंड टैक्स का कंप्लायंस यू आर ट्राइंग टू पुट इनटू इट। तो ऑलरेडी बनी हुई चीज में आप एक और चीज बनाना चाहोगे तो उसको आपको थोड़ा सा बदलाव, चेंजेस, इधर क्या इफेक्ट उधर क्या इफेक्ट, प्रॉपरली तरीके, नहीं तो इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर ज्यादा समय, ज्यादा खर्चा, ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा कोडिंग, ज्यादा अफेक्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए अपना सिलेबस कह रहा है कि कॉस्ट अगर आप दोनों सॉफ्टवेयर की बात करो, क्योंकि आप पहले वाले में दूसरा डालने की कोशिश कर रहे हो और अपने हिसाब से कस्टमाइज करने की कोशिश कर रहे हो उसको, कस्टमाइजेशन विल डेफिनेटली एड टू योर कॉस्ट। द कॉस्ट वुड बी मोर इन केस ऑफ बोथ इफ टैक्स कंप्लायंस फीचर इज नॉट अवेलेबल एंड इफ यू ट्राई टू कस्टमाइज इट, customizing it would be adding to the cost, may require some amount of cost which may be higher than buying separate software। if tax compliance is not there, okay, accounting में अगर नहीं है तो ये बात कर रहा है। टैक्स कंप्लायंस या तो आप खुद खरीद सकते हो अकेला, या फिर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ आपको ये मानना है अकाउंटिंग है, टैक्स कंप्लायंस नहीं है, आप कस्टमाइज कर रहे हो। इफ टैक्स कंप्लायंस इज नॉट देयर एंड इफ यू ट्राई टू कस्टमाइज इट, इट वुड बी कॉस्टिंग यू मोर एज कंपेयर टू बाइंग अ सेपरेट सॉफ्टवेयर। क्योंकि आप सेपरेट बाय करोगे तो वो तो ठीक है, वो मिलेगा मार्केट में। आप इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो तो इकट्ठा करना यानी आपके लिए बनवाना पड़ेगा, बनवाना महंगा पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप सेपरेट टैक्स कंप्लायंस की बात करते हो तो कॉस्ट वुड बी लेस एज दिस इज स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर एंड देयर शैल बी लेस कॉम्प्लिकेशंस एंड द कॉस्ट शैल आल्सो बी लेस। कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे ना। इसको देखो, अगर मेरे बॉडी में ऐसी कोई आर्टरी या वेन है जो वो हार्ट को भी अफेक्ट करती है, हाथ को भी अफेक्ट करती है, तो मेरे को बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। हाथ में दर्द है तो मेरे को देखना पड़ेगा कहीं हार्ट पर अफेक्ट ना हो। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं इसके साथ आई कैन बी, इट वुड बी लेस कॉम्प्लिकेटेड टू ऑपरेट दैट पर्सन, अगर आप समझ रहे हो। इसी प्रकार से यहां पर भी, यहां पर क्या अज्यूम करना है, पहली बात कॉस्ट में आपको लिखना है कि टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर इज नॉट देयर। इफ इट इज नॉट देयर एंड इफ यू हैव अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड इफ यू ट्राई टू कस्टमाइज इट, इट वुड बी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू बाइंग इट अ सेपरेट सॉफ्टवेयर। उधर आप क्या लिखोगे, सिंस इट इज इंडिपेंडेंट, सिंस इट इज एक्सक्लूसिव, okay, getting the tax compliance software will be having less complications, okay, as this is specific, it would be having less complication and as a result of which the cost will also be less। complications कम, सेट करने की जरूरत नहीं, इधर उधर मर्ज करने की जरूरत नहीं, इधर उधर कंपैटिबिलिटी देखने की जरूरत नहीं, तो कॉस्ट कम, अगर ध्यान दे रहे हो। यानी कुल मिलाकर कितने पॉइंट बने अभी तक, इजी फैक्ट, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, किसका ईज कम रहेगा, उसमें ईज कम रहेगा, किसमें, साथ में अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस में, बिकॉज लेस, because making changes will affect another place as well, as this is an integrated system। वहां पर as this is specific individual system, so the use of software would be more easy fact, features and facilities would be less, अगर आप समझ रहे हो, because it is an integrated system। so कहने का मतलब है कि फीचर्स एंड फैसिलिटीज उस केस में कंपैरेटिवली कम रहेगी और वहां पर क्या रहेगा, दोनों वाले में फीचर्स एंड फैसिलिटीज मोर रहेगी, अगर आप ध्यान दे रहे हो। ओके, एज दिस इज नॉट एन एक्सक्लूसिव सिस्टम फॉर टैक्स कंप्लायंस, इट मे हैव लिमिटेड फीचर्स, और वहां पर एज दिस एन एक्सक्लूसिव सिस्टम the features and facilities would be more। okay, as this is not, वही वाला ऊपर वाला ही पॉइंट वापस एक प्रकार से रिपीट हुआ कि टैक्स कंप्लायंस में यहाँ पर फीचर्स कम होंगे बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव सिस्टम। टैक्स कंप्लायंस में यहाँ पर फीचर्स ज्यादा होंगे कि एक्सक्लूसिव है, अपन को दूसरे के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है। इजी फैक्ट्स, फैक्ट्स में एक्यूरेसी में अगेन एक्यूरेसी वुड बी मोर इन केस ऑफ बोथ बिकॉज देयर इज नो नीड टू ट्रांसफर डेटा। अकाउंटिंग डेटा बन गया तो ऑटोमेटिक कंप्लायंस वाला भी बन जाएगा, नो रिकंसिलिएशन इज नीडेड, hence the accuracy would be more as this is an integrated system। over here
there is, since this is not an integrated system, there is a need to transfer the data from accounting to compliance. Reconciliation is needed and there may be a mismatch while transferring the data from accounting to compliance, जैसा आपने देखा. उसके बाद एक्यूरेसी के बाद क्या आएगा? Easy facts, cost as this is in case. अब कॉस्ट में क्या लिखना है कि यू हैव एन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इफ यू डू नॉट हैव अ टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर, गेटिंग इट कस्टमाइज फॉर यू वुड बी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू सेपरेट सॉफ्टवेयर. और यहां पर टैक्स कंप्लायंस में आपको क्या लिखना है कि इट वुड बी लेस एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज एन इंडिविजुअल स्पेसिफिक सिस्टम, कॉम्प्लिकेशंस वुड बी लेस. वहां पर कॉम्प्लिकेशंस कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे अगर आप ध्यान दे रहे हो. लास्ट वाला पॉइंट बनता है विच इज नोन एज टाइम एंड एफर्ट्स. अब अपना सिलेबस कहता है टाइम एंड एफर्ट्स. देखो ये इसके साथ चलेगा, अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस के साथ. आप एक जगह पर डेटा लिख रहे हो, ओके, यू आर राइटिंग इनटू अकाउंटिंग, इट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग इनटू कंप्लायंस. नो रिकंसिलिएशन इज नीडेड. ओके, नो रिकंसिलिएशन इज नीडेड यानी टैक्स कंप्लायंस का डेटा ऑटोमेटिकली बन रहा है. यानी ऑटोमेटिकली बन रहा है तो आपको एज इस इन इंटीग्रेटेड सिस्टम नो रिकंसिलिएशन इज नीडेड. टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डेटा टू कंप्लायंस इज 0. ओके, और यहां पर मोर एज दिस इज अ सेपरेट सिस्टम. ओके, रिकंसिलिएशन चाहिए इसमें. Okay, data from accounting side need to be put in the preparation of returns. This may take extra time and efforts. अगर ध्यान दे रहे हो तो as this is an integrated system क्या लिखेंगे अपन? As this is an integrated system, no need to transfer data from one place to another. Hence time and efforts would be less. और यहाँ पर as this is a not an integrated system, time would be required to transfer data from accounting to tax compliance. Okay, data from accounting would be transferred to the data from accounting side need to put in the preparation of returns. This may take टाइम एंड एफर्ट्स. अगर ध्यान दे रहे हो तो यहां पर सीधी सीधी बात है कि ट्रांसफर नहीं करना, इंटीग्रेटेड है इसलिए, तो टाइम एंड एफर्ट्स कम. इधर ट्रांसफर करना, इंटीग्रेटेड नहीं है, सेपरेट है इसलिए, इसे टाइम एंड एफर्ट ज्यादा. सीधा सीधा पॉइंट बना. कुल मिलाकर आखिरी बार एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान देना मेरे पास. ओके, लास्ट चीज ऑफ द चैप्टर खत्म हो रहा है अपना. इजी फैक्ट, ई से, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन. किसका पलड़ा भारी? 7 वाले का पलड़ा हल्का, लेस होगा. लेस क्यों? चेंजेस एट वन प्लेस, एज दिस इंटीग्रेटेड, चेंजेस विल बी इफेक्टिव अनदर प्लेस. कोशिश करो कि याद कर लो. और वहां पर एज दिस स्पेसिफिक, individual, so the easiness of the software operation would be more. Okay, this is a specific system, individual systems अगर आप ध्यान दे रहे हो. Okay, so it is less complicated. तो ये होगा ease. Second आया features and facilities would be more. किस में? 7 वाले में नहीं, अकेले में. 7 वाले में features and facilities would be less as this is an integrated system. तो features and facilities in case of tax compliance would be less अगर आप समझ रहे हो. ओके, क्योंकि उसमें किसी ना किसी प्रकार से लिमिटेड फीचर्स ही होंगे और वो कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं. सो एज दिस इज नॉट एन एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट सिस्टम, सीधा सीधा आपको लिखना है. यानी कुल मिलाकर आपको एक जगह पर लिखना है इंटीग्रेटेड, एक जगह पर लिखना है सेपरेटेड. क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सिस्टम नहीं है या फिर ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, टैक्स कंप्लायंस वुड बी हैविंग लेस फीचर्स. एंड सिंस दिस इज एन एक्सक्लूसिव सिस्टम, इंडिविजुअल सिस्टम, independent system specifically tax compliance, it is natural that the tax and compliance would be having more features. हर पॉइंट में इंटीग्रेटेड सेपरेटेड ऐसे ध्यान में रखो. फिर एक्यूरेसी वाला पॉइंट है. एक्यूरेसी वाले पॉइंट में क्या रहेगा? मोर रहेगा. क्यों मोर रहेगा? देयर इज नो, सिंस इंटीग्रेटेड सिस्टम देयर इज नो नीड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. रिकंसिलिएशन इज ऑल्सो नीडेड, नॉट नीडेड. तो accuracy would be, since this is a separated system, there is a need to transfer data from accounting to tax compliance, there could be a possibility of mismatch. टाइम एंड कॉस्ट में आएगा कि आपका कैसा सिस्टम है. लेट्स से आपके सिस्टम में इफ इट इज एन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इफ इट डजंट हैव अ टैक्स कंप्लायंस इनसाइड इट, यू विल हैव टू कस्टमाइज इट एंड कस्टमाइज इट विल बी एक्सपेंसिव. यानी अकाउंटिंग है, टैक्स कंप्लायंस नहीं है आपके पास, कस्टमाइज करना पड़ेगा. कस्टमाइजिंग वुड बी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू बाइंग इट एज अ सेपरेट. वहां पर एज दिस इज स्पेसिफिक इंडिविजुअल सिस्टम, okay, individual specific system, so definitely less complications and it would be less costly. Last वाला point बना time and efforts would be less in case of accounting and tax because there is no need to transfer data from accounting to tax compliance, it is integrated. और यहाँ पर as this is separate system, time and efforts would be more in case of accounting and tax compliance. अकेला software because there is a need to transfer the data from accounting to tax compliance and this would be adding to time and efforts. The time and efforts would be more. यानी कुल मिलाकर time and efforts वाला पॉइंट और एक्यूरेसी वाला पॉइंट अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस के साथ चलेगा. आई होप आपको समझ में आया है, आई होप आपको वीडियो भी समझ में आया है और आई होप आप इसको लिख पाओगे. कुल मिलाकर सेपरेट, इंटीग्रेटेड सेपरेट, ये शब्दों के हिसाब से अपने आंसर को मोड़ना. अच्छा आंसर बनेगा, इजी है कंपैरेटिवली. ओके, ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं आया इसमें, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज या ऐसा कुछ. फिर भी कोशिश करना कि इन शब्दों में रहे लेकिन इंटीग्रेटेड सेपरेटेड को सेफ मानकर लेस मोर के हिसाब से खेले. यानी रेगुलेटरी कंप्लायंस आएगा पहले,
दो प्रकार के लॉज हो सकते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। उसके बाद रेगुलेटरी डेटा इज कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम। इफ फॉर रेगुलेटरी डेटा टू कम फ्रॉम अकाउंटिंग डेटा अकाउंटिंग सिस्टम, देयर कुड बी टू अप्रोचेस, यूजिंग सेम सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर रेगुलेटरी एंड अकाउंटिंग कंप्लायंस। सो इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। वो प्रोज एंड कॉन्स आपको लिखने हैं 5 इजी फैक्ट्स: इजिएस्ट सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, फीचर्स एंड फैसिलिटीज, एक्यूरेसी, कॉस्ट एंड टाइम एंड एफर्ट्स। ओके, उसमें से एक्यूरेसी एंड टाइम एंड एफर्ट्स वुड बी इसके साथ, अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस के साथ। ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, फीचर्स एंड फैसिलिटीज एंड कॉस्ट वुड बी विद द सेपरेट वाले के साथ। वीडियो भी अपन ने देखा, एक बार वापस चाहो तो आप देख सकते हो। लिखना अच्छे से, याद करना, कोई डाउट रहे तो मैसेज। वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।